नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारा सोशल साइंस का वीडियो है और दोस्तों 5वां वीडियो होने वाला है ये हमारा। ओके, जिसमें मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको कवर करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि दोस्तों, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही मैं 4 वीडियो पहले बना चुका हूँ और इसी सीरीज में मैं आगे भी वीडियो बनाता जा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी जो है दोस्तों बेहतर से बेहतर हो सके। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। का पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, संघात्मक शासन व्यवस्था को समझाइए। दोस्तों दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो अ, इसकी इसको समझाइए, संघात्मक शासन व्यवस्था को समझाइए, या फिर पूछा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। ओके दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन हम कवर करेंगे, संघवाद क्या होता है। ओके दोस्तों, क्या चीज़? संघवाद। संघवाद क्या होता है, संघवाद किसे कहते हैं, ये भी हम कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ऑब्जेक्टिव भी हम इसमें कुछ कवर करेंगे, तो दोस्तों बिना स्किप किए जरूर देखिए वीडियो पूरा। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा, संघात्मक शासन व्यवस्था को समझाइए। ओके दोस्तों, तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों एक ही बात है ना। तो संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में होता है। दोस्तों आपको पता होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे, अगर आप समाचार भी देखते हैं तो भी आपने सुने ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे देश में सरकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब शक्तियाँ, शासन की जो शक्तियाँ हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक केंद्र सरकार में और एक राज्य सरकार में। ओके दोस्तों, तो संघीय शासन व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था न होकर संघवाद के आधार पर व्यवस्थित होती है, व्यवस्था होती है। ओके दोस्तों, अब संघवाद का आंसर आता है हमारा कि संघवाद क्या होता है। तो संघवाद क्या होता है दोस्तों, देश जो है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है ना, और एक केंद्रीय शक्ति होती है ना। राज्य जो है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, और वहाँ पे एक केंद्रीय शक्ति होती है और एक राज्य सरकार होती है। एक केंद्र सरकार है ना, एक केंद्र सरकार होती है और एक होती है दोस्तों राज्य सरकार, राज्य सरकार। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था का आंसर क्या बनेगा, देखिए कि संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, मतलब एक केंद्र सरकार होती है केंद्र में और एक राज्यों में राज्य सरकार होती है। संघीय शासन व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था न होकर संघवाद के आधार पर व्यवस्थित होती है। ओके, जिसमें राज्यों का एक संघ होता है ना दोस्तों। राज्यों का संघ मतलब भारत में राज्यों का संघ है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, है ना, राजस्थान हुआ, ऐसे राज्यों का संघ है ना। और इसी को दोस्तों संघवाद कहते हैं। भारत जो है ये बहुत सारे प्रदेशों में बटा है या राज्यों में बटा है, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, संघवाद कहते हैं। ओके, तो भारत जो है राज्यों का एक संघ है और एक केंद्रीय शक्ति होती है इसमें, है ना, और एक राज्य शक्ति होती है, राज्य सरकार। ओके, तो शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्य दो भागों में किया जाता है, इसीलिए इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, अब आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। ओके दोस्तों, तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों, 4 विशेषता मैंने लिखी है, आप चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 4 काफ़ी है। तो संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा किस में होता है दोस्तों, एक केंद्रीय सरकार में और एक राज्य सरकारों के बीच में होता है। ओके, एक आप चाहे तो एक ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्र होती है, मतलब एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। आगे देखिए, संघात्मक सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है ना। संघात्मक सरकार में क्या होता है, दोहरी शासन व्यवस्था होती है, यही वाली बात है, केंद्र और राज्य सरकार, दोहरी शासन व्यवस्था होती है। ओके, फिर देखिए, संघात्मक शासन में संविधान लिखित एवं सर्वोच्च होता है ना। ये लिखित होता है, लिखित ताकि सबको इसका नॉलेज हो जाए, है ना। संविधान जो है या कानून जो है वो लिखित होता है और सर्वोच्च होता है। दोस्तों यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, है ना, मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका संरक्षक कौन बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है। ओके दोस्तों, है ना। फिर भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो दोस्तों लिखित संविधान है भारत का। ओके, फिर दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव बनेगा हमारा कि भारत में जो है किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, कौन सी, संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, ये देखिए। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, संघात्मक सरकार दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मैं मध्य प्रदेश का नागरिक भी हूं, है ना, एक नागरिकता तो मेरी ये होगी, प्लस मैं भारत का नागरिक भी हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना, ये आंसर। और दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा अगला आंसर। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, तो जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में
वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। तो दोस्तों विनिर्माण का मतलब आप समझ सकते हैं, शब्द से ही समझ में आ रहा है, प्रश्न से ही, है ना। विनिर्माण मतलब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मैं अगर गेहूं लेके आता हूँ, है ना, और गेहूं को मैं पीस के क्या बना देता हूँ, आटा बना देता हूँ। आटे से हमने क्या किया, रोटी बनाई, और रोटी को ढाबे पे बेचा, है ना। तो गेहूं को हमने परिवर्तित करके क्या बना दिया दोस्तों, रोटी बना दिया, और ये रोटी जो है गेहूं से अधिक भाव में बेची जा रही है। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, अपना विनिर्माण कहलाएगा। ओके दोस्तों, मैं अब हर क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो विनिर्माण किसको कहते हैं कि कोई भी हम कच्चा माल लाते हैं, है ना, कच्चा माल लाते हैं और उसको मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, है ना, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और इससे क्या करते हैं, नया उत्पाद बना देते हैं, है ना, नया उत्पाद बना देते हैं दोस्तों। तो यही क्या कहलाता है, हमारा विनिर्माण कहलाता है। ओके दोस्तों, ये निर्मित वस्तु तो थी सही, इसको वापस से अपन और मॉडिफाई करके और निर्मित कर दिया, मतलब नया उत्पाद बना दिया, तो ये विनिर्माण कहलाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। 2 नंबर में बोर्ड में 2 साल से आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसको जरूर आप रेडी कर लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकात्मक शासन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि बोर्ड क्या होता है, करता है कि हर साल 2 साल या 3 साल में क्वेश्चन को रिपीट करता है। दोस्तों यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो एकात्मक शासन किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों भारत में जो भारत में तो नहीं, जैसे शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक होती है एकात्मक और एक होती है संघात्मक। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो एकात्मक और संघात्मक। ओके, संघात्मक शासन व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, याद रखिएगा। एकात्मक को हम अब पढ़ लेते हैं, है ना। तो एकात्मक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं दोस्तों, इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है ना। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, सरकार का केवल एक ही स्तर होता है ना, मतलब इसमें केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार ही रहेगी, राज्य सरकार नहीं होगी। ओके, इसमें सभी शासकीय शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास ही होती है, मतलब ओनली केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती दोस्तों। ओके, तो ये एक ही स्तर हो गया इसमें, इसीलिए तो इसको एकात्मक शासन कहते हैं, है ना, क्योंकि एक ही स्तर इसमें होता है ना। किसी भी एक ही प्रकार की सरकार इसमें पाई जाएगी, मतलब केंद्र सरकार है तो केवल केंद्र सरकार ही होगी, इसको राज्य सरकार में विभाजित नहीं किया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरित या श्लेषण बर्न कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी को हम झूम कृषि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, झूम कृषि भी इसी को कहते हैं, श्लेषण बर्न भी इसी को कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी आ जाए तो भी यही है। स्थानांतरित कृषि भी इसी को कहते हैं, श्लेषण बर्न भी इसी को कहते हैं, झूम कृषि भी इसी को कहते हैं। ओके दोस्तों, कभी कभी देखिए बोर्ड में ये भी पूछा हुआ है कि झूम कृषि को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों एक तो स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, एक श्लेषण बर्न के नाम से जाना जाता है, और एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इनके नाम आप। ओके, आगे देखिए, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। दोस्तों आदिम का मतलब क्या होता है बताइए, आदिम का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब आदि मानव के समय की कृषि है। ओके दोस्तों, आदि मानव जब कृषि करते थे तो इसी प्रकार से कृषि करते थे। तो वो क्या करते थे, पेड़ों को काटकर जला दिया जाता था, जो पेड़ उगे हुए होते थे उनको काट के जला देते थे। वो साफ सफाई की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती थी। ओके दोस्तों, जो जंगल होते थे, है ना, जो जंगल होते थे उनको क्या करते थे, ये काट देते थे और उस स्थान की सफाई कर देते थे, है ना, जहाँ पे पेड़ काटे हैं उस स्थान की साफ सफाई करके फिर वहाँ पे क्या करते थे, ये कृषि करते थे, यानी फसल उगाते थे, है ना, वहाँ पर ये फसलें उगाते थे। तो इसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि या श्लेषण बर्न या फिर स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कृषि भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपके आ जाता है श्लेषण बर्न किसे कहते हैं, श्लेषण बर्न कृषि किसे कहते हैं, तो भी आप यही लिखिएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आ जाए तो भी यही लिखेगा, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी आता है तो भी यही लिखेगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, और बोर्ड में पूछा हुआ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, तो विकेंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता मतलब दोस्तों शासन या सरकार भी आप लिख सकते हैं इसको। ओके, अगर सत्ता आपको याद नहीं रहता है तो इसकी जगह शासन या सरकार भी लिख सकते हैं। अधिकार एवं शक्तियों का बंटवारा होता है ना, सत्ता का अधिकार एवं शक्तियों का क्या होता है दोस्तों, बंटवारा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं किसी भी मान लीजिए कि मैं किसी एक कंपनी का मालिक हूँ। ओके, कोई भी एक कंपनी है, मैं उसका मालिक हूँ। ओके, अब क्या होता है कि मैं तो हर काम कर नहीं सकता हूँ, है ना। मान लीजिए उस कंपनी की 4 ब्रांचेस है ना, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में। तो दोस्तों मैं तो एक समय पे एक ही जगह पे रह सकता हूँ। तो क्या होगा कि अगर हमारी 4 ब्रांचेस है तो 4 ब्रांचेस में, उस कंपनी की 4 ब्रांचेस में 4 मैनेजर या 4 आदमी हमको बिठाने पड़ेंगे दोस्तों। ओके,
आ रही बात समझ मेरी? 4 आदमी अपने को बिठाने पड़ेंगे। तो 4 आदमी जब मैं बिठाऊंगा तो ये मैंने क्या किया दोस्तों, इस ब्रांच को भाई फर्स्ट वाला आदमी संभालेगा, इस वाले ब्रांच को सेकंड वाला, इस वाले को थर्ड वाला और इस वाले को फोर्थ वाला, यानी मैं। ठीक है, मैं किसी भी एक ब्रांच को संभाल सकता हूँ, बाकी 3 ब्रांचें जो होगी, ओके दोस्तों, तो वो कौन संभालेंगे? बाकी 3 आदमी संभालेंगे। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया कि जो अधिकार जो थे, है ना, उनका क्या कर दिया मैंने? विकेंद्रीकरण कर दिया, मतलब बंटवारा कर दिया। ओके दोस्तों, इनका बंटवारा कर दिया, तो इसी को तो हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्योंकि इन सभी में हर हर फैसला, छोटे से छोटा फैसला मैं तो नहीं ले सकता हूँ इसके लिए, है ना। तो मैंने फैसला लेने के लिए मतलब ये अधिकार जो है किसी और को दे दिया, मतलब बंटवारा कर दिया। तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? विकेंद्रीकरण कहेंगे। आशा करता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल के साथ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ इससे सीखने को मिला है, तो दोस्तों ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारा चैनल, है ना, अवंतिका कोचिंग क्लासेस। ओके दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा, है ना, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ, हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए जो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, याद रखिएगा। अगले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।